हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं 18 और 19 को एमपी टेट के दोनों शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो मेमोरी बेस्ड है, मतलब कि जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, वायु दाब जितना कम होगा पानी का क्वथनांक होगा। तो इसमें बताना है कि पानी का क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, उच्चतर होगा, या फिर क्वथनांक वायु दाब पर निर्भर नहीं करता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कम, मतलब जितना वायु दाब कम होगा पानी का क्वथनांक भी उतना ही कम होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस एक विषय क्षेत्र है, बहुविषयक है, एकीकृत है, एकल है या जटिल है। तो प्राथमिक स्तर पे ईवीएस एक बहुविषयक क्षेत्र है, मतलब ईवीएस के अंदर जो है साइंस भी आ जाएगा, सोशल साइंस भी आ जाता है, तो ये बहुविषयक हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहलाती हैं। कोशी स्तर, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं, खाद्य जाल या फिर पारिस्थितिकी पिरामिड। तो खाद्य जाल हमारा ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, पारिस्थितिकी पिरामिड में शीर्ष शिकारियों द्वारा आमतौर पर कौन सा पोषी स्तर धारण किया जाता है। जो कि शीर्ष पिरामिड होता है, इसमें देखिए सबसे पहले ये जो पिरामिड बनता है इसमें 4 स्तर हो जाते हैं। प्रथम में क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, जैसे पेड़ पौधे जो हो गए, पौधे आ जाएंगे। द्वितीय में जो है शाकाहारी हो जाएंगे। शाकाहारी में कौन कौन से आएंगे, तो इसमें जो जैसे कीट हो गए, छोटे छोटे कीट कीट हो गए और चूहा हो गया, तो ये सभी जो है शाकाहारी में आ जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें दूसरे में क्या आएंगे, जो कि मांसाहारी होंगे, मतलब इसमें मेढक हो गया, चूहा हो गया, और इस तरह से आएंगे जो कि मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी होंगे, दोनों हो जाएंगे। और लास्ट में चौथा स्तर जो आता है ये सबसे शीर्ष का स्तर होता है, और इसमें ऑप्शन तीसरा चौथा ही करेक्ट होगा। इसमें जो आते हैं जनरली इसमें चील हो गया, बाज हो गए, ये सभी जैसे शाकाहारी जंतु आ जाते हैं, जो कि इनको अपने नीचे वाले स्तर को और कभी कभी शाकाहारी वाले स्तर को भी खा जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के माध्यम से पानी की निरंतर गति के लिए एक शब्द। जल चक्र, जल संतुलन चक्र, या जल स्थैतिक संतुलन और जल परिसंचरण। तो इसमें जो है पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे जल चक्र कहेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा या से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। माउंट किलिमंजारो, फ्यूजियामा, आल्पस। तो इसमें जो है पहला और दूसरा यानी ऑप्शन ए और बी यानी हमारा चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरणीय समस्याओं पर छात्रों का आकलन और अनुसंधान करना, छात्रों के विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं से परिचित कराना, दैनिक जीवन में विज्ञान की प्रासंगिकता पर जोर देना। तो यही ऑप्शन हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। 1% भू पर, 1% पर्पटी, 84% मेटल और 15% कोर। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा कि जो है इसमें। आगे देख लेते हैं। शिक्षक उन पौधों की पहचान करने में छात्रों की मदद कर रहे हैं जो उनके तत्काल वातावरण में उपलब्ध हैं और दवा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ऐसी गतिविधियों के आयोजन का उद्देश्य क्या है। विभिन्न प्रकार के पौधों को जानने में छात्रों का मार्गदर्शन करना, विभिन्न प्रकार के पौधों को वर्गीकृत करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, औषधीय पौधों के उनके पारंपरिक ज्ञान को बढ़ाना, या फिर छात्र को विभिन्न प्रकार के पौधों के लाभ से अवगत करवाना। तो ये इसमें जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि औषधि पौधों के उनके पारंपरिक ज्ञान को बढ़ाना, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय बच्चों के लिए एक
भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होता है। उपयुक्त, कठिन, अनौपचारिक या औपचारिक। तो एक उपयुक्त भाषा में शुरू होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। हथनियां झुंड में रहती हैं। एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहता है। 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि झुंड में 20 से 25 हाथियां और उनके बच्चे रहते हैं, हथनियां और उनके बच्चे रहते हैं। यही ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठचर्या का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षक केंद्रित पाठचर्या, बाल केंद्रित पाठचर्या, पाठ्यपुस्तक केंद्रित पाठचर्या या फिर परियोजना आधारित पाठचर्या। तो इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाल केंद्रित पाठचर्या होनी चाहिए। आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? कर्नाटक कथक, असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी। तो इसमें जो है ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा कि असम का जो डांस है, फोकल डांस, वो बिहू है। आगे है अगला क्वेश्चन, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? नर्मदा, गोदावरी, गंगा या फिर कृष्णा। इसमें किसको पार करने की उसकी संभावना जो है नहीं है? इसमें हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, इसमें जो है वो गंगा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। खोज, अधिगम पर जो पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना, अन्वेषण के बजाय नकल पर ध्यान देना, अधिक ध्यान देना। तो यही ऑप्शन हमारा जो है गलत हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री कठोर है? कपास, कागज, स्पंज, मेज। तो ऑप्शन जो है चौथा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, पर्वतीय क्षेत्रों के जैविक घटक का एक उदाहरण है। बर्फ के रूप में, पानी के रूप में, चट्टान के रूप में या फिर याक। तो याक के रूप में। इसमें हमारा ऑप्शन जो है चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्तेजनाएं या फिर उत्सर्जन। तो पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। अगला है, जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया को कहा जाता है? निस्यंदन, चूना, अंतःस्यंदन, दोनों निस्यंदन और चूना अंतःस्यंदन या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, चूना कहेंगे। आगे है, शांत जल वाले छोटे उथले मीठे जल निकाय को क्या कहते हैं? तालाब, झील, खाड़ी, नदी। तो शांत जल वाले छोटे उथले निकाय को तालाब कहते हैं। आगे है, वसा निम्नलिखित से बनी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मजबूत हड्डियों और दांतों का निर्माण करके कार्य करता है? करने का कार्य करता है? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम। तो इसमें ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम। आगे है, पृथ्वी के फेफड़े हैं? वेनेजुएला का जंगल, कैलिफोर्निया का जंगल, अमेजन का जंगल या फिर हिमालय के जंगल। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, अमेजन का जंगल। अगला है क्वेश्चन, अब ये सारे मैथ के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के रिक्त स्थान भरिए प्रश्न का उत्तर अधिक लचीला है? 3+5 इक्वल टू क्या होगा, या 3+x इक्वल टू 7, या फिर ये वाला ऑप्शन, या खाली स्पेस +3 इक्वल टू 5। तो सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर जो होगा 9 वाला होगा, क्योंकि आपको 9 लाना है। यहाँ आप जो है 3+6 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे कई तरह से इसको फिल कर सकते हैं। 5+4, तो यह ज्यादा लचीला हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय शिक्षण की एक निरंकुश शिक्षण रणनीति है? समस्या समाधान रणनीति, व्याख्यान रणनीति, ह्यूरिस्टिक रणनीति, समूह चर्चा रणनीति। तो इसमें सबसे ज्यादा है व्याख्यान रणनीति, ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भिन्नों के जोड़ को पढ़ाने के दौरान गणित का शिक्षक एक छात्र के नोटबुक में निम्नलिखित त्रुटियां पाता है। 5/6 प्लस 3/8 इक्वल टू 8/14। इस स्थिति में शिक्षक को क्या उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए? बच्चे को डांटना और दूसरे छात्रों से नकल करने के लिए नकल करना चाहिए जिनका हल सही है। छात्र को लस की परिसंकल्पना को समझने और हर को बराबर बनाने में मदद करना चाहिए। तो यही ऑप्शन जो है दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण और सीखने में प्रमुख प्रणालीगत समस्याओं में कौन सी समस्या है? वर्गीकरण का, पाठ्यक्रम त्वरण, लैंगिक मुद्दे, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी है, ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? गणित शिक्षार्थियों को प्रासंगिकता के क्रम में निपुण बनने के लिए तैयार करता है। गणित शिक्षार्थियों को अमूर्त विधि से चिंतन करने के लिए तैयार करता है। गणित शिक्षार्थियों को गणितीय रूप से व्याख्या करने या व्यक्त करने के लिए तैयार करता है, या फिर गणित शिक्षार्थियों को गणितज्ञ बनने के लिए तैयार करता है। तो इसमें सबसे सुटेबल आंसर जो होगा वो आंसर दूसरा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यदि 2, 4, 6, 8, 10, 16 सभी सम संख्या हैं, जिनमें से किसी भी दो संख्याओं को जोड़े और पता लगाएं कि क्या योगफल सम है या विषम विषम संख्या है, यह कौन सी शिक्षण विधि कहलाएगी? आगमन विधि, निगमन विधि, निदानात्मक विधि, उपचारात्मक विधि। तो ये आगमन विधि कहलाएगी, ऑप्शन जो है पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्शल एच स्टोन द्वारा दिया गया है? गणित अमूर्त तत्वों से निर्मित अमूर्त प्रणाली का अध्ययन है। गणित वह भाषा है जिससे ईश्वर ने सृष्टि की संरचना की है। गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत को स्थापित करने का एक तरीका है। तो इसमें जो है पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात जो कही है इसको जो है गैलीलियो ने कहा है, गैलीलियो गैलीलियो ने गैलीलियो का ये वाक्य है। आगे है, गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत को स्थापित करने का तरीका है, ये बात जो है लॉक ने कही है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, गणितीय अवधारणाओं के अधिगम में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं होता है? जीवन की वास्तविक घटनाएं, पाठ्यक्रम के निर्धारण के पूर्व छात्रों में विद्यमान गणितीय ज्ञान का मूल्यांकन, गणित और इतिहास का एक साथ पढ़ना, अवधारणा के प्रतिपादन, गणितज्ञ के जीवन अनुभवों का वर्णन। तो इसमें सबसे ज्यादा सुटेबल हो जाएगा ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, गणित और इतिहास का एक साथ पढ़ना। आगे देख लेते हैं, गणित में उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत सीखने की जरूरतों को संबोधित करना और ज्ञान अंतराल को भरना, उन्नत छात्रों के लिए सीखने की गति में तेजी लाना, उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त अभ्यास प्रदान करना, बेहतर परिणाम के लिए छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। तो ये चौथा, एक मिनट, गणित उपचार शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नहीं, ये नहीं है, इसे हम इरेज कर देते हैं। इसमें जो हो जाएगा पहला ही ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं, यदि कोई बच्चा दशमलव में संघर्ष करता है तो वह प्रतिशत में भी संघर्ष करेगा। यह गणित का स्वभाव दर्शाता है। अमूर्त का, संचयी का, शुद्धता का, सार्वभौमिकता का। तो ये संचयी का दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की विधि में शिक्षक अधिकतम सामान्य से विशिष्ट का उपयोग करता है? विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन या निगमन में? तो सामान्य से विशिष्ट यानी निगमन में करता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 1989 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें से घटाई जाने वाली निम्न संख्याएं कौन सी है? तो ये हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1989 में से जब आप 53 घटा देते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 9 और ये किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है? तो ये 44 का वर्ग है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए।
अभी ये व्यंजन दिया हुआ है, इसे सरल करना है। तो आइए सबसे पहले किसको सरल करते हैं, सबसे पहले का को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4 गुणे 5 भागे 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, गुणे 4 भागे 6 प्लस 6 हो जाएगा, गुणे 6, एक मिनट, 6 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हमारा भागे का चिन्ह उसके बाद है, तो छ छछा का 36 हो जाएगा और उसके बाद -6, ये हो जाएगा हमारा, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो सबसे पहले भाग को करेंगे तो 6 से कितनी बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा और ये एक बार यहाँ हो जाएगा, तो ये 6 बार में गया, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 6 + 6 अपॉन 6 हो जाएगा, क्योंकि ये बटा में जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस और ये 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा सीधे सीधे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20, नहीं पहले भाग देंगे तो 5 चौक 20 4 बार गया, यानी 1/4 यहाँ हो जाएगा, गुणे 4 गुणे 4, 4 से 4 कट गया, यानी कितना हमारा आंसर, हमारा आंसर 4 आ जाएगा। यहाँ 1 है, 1/1 बराबर 4 आएगा। आगे देख लेते हैं संख्या में किस अंक का स्थानीय मान अधिकतम है, तो 1 का स्थानीय मान अधिकतम है। आगे देखते हैं यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्ष विमुख कोण होते हैं, हमेशा समान होते हैं, कभी कभी असमान हो जाते हैं या असमान होते हैं, तो हमेशा समान ही रहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है 27,530 में 5 के स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान हमने निकाल लिया, 500 हो गया और में 7 के अंकीय मान यानी 7 हो जाएगा, तो 10 में से 7 गया, 3 बचा और यहाँ पे 9 4 यानी 493 हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है भाषा कौशल का रूप है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, उपर्युक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपर्युक्त दोनों है। अगला क्वेश्चन है विशाल का विलोम शब्द क्या होगा, तो विशाल मतलब बहुत बड़ा, तो विशाल का लघु, ऑप्शन जो है चौथा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, एक मिनट, ये क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं आया, इसे छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि यदि व्यक्ति ने 6 केले 12 रुपए में खरीदे और 8 केले 10 रुपए में बेचे तो उनका लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करो। तो देखिए पहले तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि व्यक्ति ने जो है 6 केले 12 रुपए में खरीदे हैं, तो एक केले का दाम कितना हो जाएगा, एक केले का दाम 2 रुपए हो गया, एक केले का दाम 2 रुपए हो जाएगा, 6/12 बराबर, सॉरी 12/6 यानी 2 रुपए। उसी तरह 8 केले 10 रुपए में बेचे तो 10/8 यानी इसको काटेंगे हम तो कितनी बार में जाएगा, 2 से 2 चौक 8, 2 5 10 यानी दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आकृति से x का मान बताइए। यहाँ 120 है, ये 50 है और ये x है, तो एक सीधी लाइन पे जो भी एंगल बनता है ये 180 डिग्री का बनता है, तो इधर तो 120 दे ही दिया है, हमें इसका बस बताना है। तो मान लीजिए 180 माइनस 120 जब कर देंगे तो कितना, इधर 8 में से 2 गया तो 6 बचा, यानी 60 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। और किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो 180 बराबर 60 + 50 + x हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 0 और 110 हो जाएगा x बराबर, तो अब 180 में से 110 घटा देंगे तो 70 आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 70। आगे है सागर सा गंभीर हृदय में अलंकार है, रूपक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, उपमा अलंकार है या फिर कोई अलंकार नहीं है, तो ये जो है गागर सा गंभीर हृदय उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, एक तार्किक संबंध होता है, तो हाँ ऑप्शन दूसरा ही करेक्ट है कि एक तार्किक संबंध होता है। अतीत का विलोम शब्द है, अतीत मतलब जो बीता हुआ है, तो अतीत का क्या होगा वर्तमान जो चल रहा है, ऑप्शन चौथा करेक्ट है। आगे है छोटा सा हृदय में अलंकार है, उपमा अलंकार, यमक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
निम्न में से मनस्थ का अर्थ है मन में अस्त, मन में उपस्थित, मनमानी, तो मन में अस्त। अगला क्वेश्चन है, भारत की शिक्षा नीति भाषा त्रिभाषा सूत्र किसे समुन्नत करने के लिए कहती है? हिंदी पर मुख्य बल देते हुए द्विभाषिक शिक्षा, मातृभाषा आधारित बहुभाषा, तो यही ऑप्शन हमारा दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा कि मातृभाषा आधारित बहुभाषा। अगला क्वेश्चन है, श्रवण में क्या शामिल है? विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना, ध्वनि सुनना, ध्वनि जैसी है तदुपरांत डिकोड करना। तो इसमें ऑप्शन जो है दूसरा करेक्ट हो जाएगा कि ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण महत्व देता है अर्थ निर्माण, आलोचनात्मक सोच, व्याकरण के नियम। तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, यानी अर्थ निर्माण और आलोचनात्मक सोच हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, प्रदूषण टॉपिक पर पाठ योजना तैयार करते समय आपका पहला चरण क्या होगा? प्रस्तावना संबंधी प्रश्न तैयार करना, टॉपिक को बार बार पढ़ना, शिक्षण सामग्री का चयन करना, उद्देश्य बनाना। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है, ये बनाना जरूरी है। आगे है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अद्वितीय 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 अद्वितीय, इसमें कौन सा लिखा हुआ है? तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, छात्र अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यही आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक रचनावादी कक्षा में किस प्रकार के आकलन को प्राथमिकता दी जाती है? सहयोगी प्रयोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मानकिक परीक्षण, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक बच्चा एक सामाजिक प्राणी है, वह पैदा होने के बाद समाज का सदस्य बन जाता है। आपके अनुसार बालक अपनी सामाजिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त करता है? विद्यालय से, मित्र से, परिवार से या फिर माता पिता से? तो पहले सबसे जो है परिवार से ही वो अपनी सामाजिक शिक्षा जो है प्राप्त करता है, माता पिता से प्राप्त करता है। कोहलर वर्ग का विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? नैतिक निर्णय पे, नैतिक व्यवहार पे, संज्ञानात्मक निर्णय या फिर न्यायिक व्यवहार पे? तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा नैतिक निर्णय पे। अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे का दावा है कि विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में युवा में सक्षम हो जाते हैं, प्रतिलोमित चिंतन में, प्रतीकात्मक चिंतन में, अनुक्रमणिक वर्गीकरण या फिर संरक्षण में? तो इसमें जो है किसमें हो जाते हैं? तो प्रतीकात्मक चिंतन में समलिंगिक हो जा मतलब सम्मिलित हो जाते हैं। आगे है, पर्यावरण आनुवांशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास, केवल संज्ञानात्मक विकास, केवल शारीरिक विकास, शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण का अर्थ है बच्चों को मौजूदा मानकों के लिए प्रेरित करना, बच्चों को आज्ञाकारी मानने के लिए प्रशिक्षण देना, बच्चों को अपने समाज के नियमों को याद जानने में मदद करने की प्रक्रिया। तो ये हमारा तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जानने में मदद की प्रक्रिया। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र के निर्धारक कारक हैं, विकास के, वृद्धि के, वंशानुक्रम के या फिर वातावरण के? तो परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र जो है किसके निर्धारक कारक हैं? तो ये जो है विकास के निर्धारक कारक हैं। आगे है, यो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के निहितार्थ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी अधिगम संदर्भों को बढ़ावा देता है जिसमें छात्र अधिगम की जीवंत भूमिका निभाते हैं। जब शिक्षार्थियों को सहायता की आवश्यकता हो तो हमेशा मचान का उपयोग करने की अवसरों की तलाश करें।
शिक्षक को एक निर्देशात्मक नमूने का पालन करना चाहिए जिसमें एक शिक्षक छात्रों को जानकारी प्रसारित करता है। तो यही ऑप्शन जो है गलत है और हमें गलत ही बताना है, तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, एक शिक्षिका नैन्सी को कक्षा के अन्य छात्रों की तुलना में सीखने के विभिन्न स्रोत प्रदान करके पढ़ाती है। क्योंकि वह नेत्रहीन है, यह दर्शाता है कि शिक्षिका का इस प्रकार का व्यवहार सम्मानजनक है। शिक्षिका शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नता के नियम का पालन करती है। इस गतिविधि से पता चलता है कि शिक्षिका पक्षपातपूर्ण है। उपरोक्त सभी, तो इससे पता चलता है कि शिक्षिका शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नता के नियम का पालन करती है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेस में एस का उच्चारण कैट्स में एस के रूप में किया जाता है जबकि पीस में जेड के रूप में किया जाता है। वाक्य विन्यास नियमों के कारण, विभक्ति युक्त नियमों, व्याकरणिक नियमों या ध्वन्यात्मक नियम। तो ये व्याकरणिक नियमों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, हर कक्षा में चल रहे किसी भी विषय पर वाद विवाद करने या प्रेरक भाषण देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उसके पास है तार्किकी, गणितीय बुद्धिमत्ता, अंतर संबंध विषयक बुद्धिमत्ता, भाषाई बुद्धिमत्ता या दृश्य बुद्धिमत्ता। तो इसमें भाषाई बुद्धिमत्ता हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बच्चे में समस्या समाधान कौशल में सुधार करता है? अपसारी चिंतन, अवलोकन अधिगम, सामाजिक अन्योन्य क्रिया या उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव ज्ञान के विकास के आधार पर अनुमानित चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से समाज की प्रगति के रूप में जानी जाती है। सामाजिक मुद्दे, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रगति, सामाजिक विकास। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है तीसरा करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक प्रगति। अगला क्वेश्चन है, एक जटिल समस्या को हल करने के लिए रीमा सरलतम स्तर से शुरू करती है और इसे छोटे घटक भागों में तोड़ती है। वह का उपयोग कर रही है माध्यमिक विस्तार का, न्यूनतावाद का, कार्यात्मक स्थिरता का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, न्यूनतावाद का कर रही है। शिक्षक के रूप में हम एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? समावेशी सामग्री का उपयोग, भौतिक परिवेश तक पहुंच, बच्चों के अनुकूलित मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग करना, उपयुक्त में सभी। तो इसमें हम ऑप्शन चौथा करेक्ट करेंगे, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूढ़िवादी सोच को प्रदर्शित नहीं करता है? लड़कियां लड़कों से बेहतर होती हैं। उसके बाद है, मुश्किल काम सिर्फ लड़के के लिए होते हैं। अगला है, खाना सिर्फ लड़कियां ही बना सकती हैं। लड़कियां और लड़के दोनों मोटरसाइकिल चला सकते हैं। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, चौथा। कोहलर वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा, नैतिक सहयोग या नैतिक यथार्थवाद। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नैतिक तर्क। वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अपने नई वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक